प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, प्रोफेसर एनसी ओझा जी, टू काइंडली फेलिसिटेट डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। अंगवस्त्र हमारी ओर से भेंट करें। आप सबकी करतल ध्वनि यहां पर जारी रहनी चाहिए। सम्मान में हमारे माननीय मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित अतिथियों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यहां पर एक छोटा सा स्वागत गीत आपके लिए रखा गया है आपके सम्मान में। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस कर्णप्रिय मधुर प्रस्तुति के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। I would now like to invite National Coordinator Kala Utsav, Professor Jyotsna Tiwari ji to deliver the welcome address as Kala Utsav, our cultural panorama. सभागार में उपस्थित सभी को मेरा अभिवादन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आज आप सबके बीच यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनसीईआरटी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। विशेषकर माननीय मुख्य अतिथि हमारे चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। महोदय, हम बहुत आभारी हैं आपके। साथ ही उदय प्रताप सिंह जी जो यहाँ के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ सभी की ओर से। मैं सबनानी जी का और महापौर मैडम राय का भी स्वागत करती हूँ। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वो हमारे बीच है, आनंद राव पाटिल साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे निदेशक महोदय हैं मंच पर, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, सर आपका भी इसमें बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके मार्गदर्शन से और पाटिल सर के मार्गदर्शन से जो हमें लगातार मिलता रहा है, ये सब संभव हुआ, इतना बड़ा आयोजन करना। मैं मिसेस अर्चना शर्मा अवस्थी मैडम जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में और मंच पर हैं, मैडम मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं। आपने भी समय निकाला और आज हमारे बीच हैं।
हमारे बीच बहुत सारे गणमान्य अतिथिगण हैं और विशेषकर हमारी जूरी है, हमारे बच्चे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ NCERT के इस परिषद के इस परिसर में श्यामला हिल्स पे आप सभी का स्वागत है। सर, मैं बताना चाहूँगी कि कला उत्सव एक बच्चों का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सारे देश के बच्चे स्कूली लेवल से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और उसके बाद स्टेट्स के स्तर से जो बेस्ट हमारे परफॉर्मर्स होते हैं वो बच्चे यहाँ पे आते हैं कला उत्सव, जो राष्ट्रीय कला उत्सव के आयोजन में भाग लेते हैं अलग अलग विधाओं से। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और ये उनका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम था कि हम जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल के स्तर से ही टैलेंट को, उनके जो भी प्रतिभा है उनके अंदर किसी भी यूनिक प्रतिभाएं हैं, हम उनको किस तरह से जाहिर कर सकेंगे, वो उजागर कर सकेंगे, नर्चर कर सकेंगे, उसके लिए एक रंगमंच प्रदान किया गया है, एक स्टेज दिया गया है, प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। और इसमें हम ये भी बताते हुए मुझे हर्ष होगा कि ये 10वां साल है जब हम इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके पहले हम 9 सफल आयोजन कर चुके हैं कला उत्सव का विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, और ये 10वां हमारा वो है आयोजन है और ये तीसरी बार भोपाल के इस परिसर में हो रहा है। ये भी एक गौरव का विषय है। भोपाल जो कि एक सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की, इस देश का हृदय है, हम उसमें अपने बच्चों को लाए हैं और सब देश के सभी भागों से इसमें बच्चे आए हैं। 500 से अधिक छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं और 6 अलग अलग विधाओं में वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मंचीय और दृश्य कलाएं सभी शामिल हैं। और इसमें एक जो बहुत बड़ी खूबी है कि हम हर साल इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। इस साल हमने एक नई विधा को, बिल्कुल जो नई वो विधा है उसको भी जोड़ा है, विच इज ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग, पारंपरिक कहानी वाचन को जोड़ा है इसमें, क्योंकि हमारे देश में हर कोने में प्रतिभा है, हर कोने में कला है। हमारी जीवन शैली जो है वो कला के ऊपर ही आधारित होती है, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इन 6 कला विधाओं में इस बार हमारे लगभग 30 सब कैटेगरीज है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स को, तरह तरह से बच्चे अपने आप को, अपने प्रदर्शन को यहाँ पर लेके आए हैं। आज सर हमारा जो आज से कॉम्पिटिशन्स शुरू होंगे, जिसमें हमारी जूरी उनका इवैल्यूएशन करेगी, उनका मूल्यांकन करेगी और 5 तारीख को अपना रिजल्ट हमें देगी। 6 तारीख को, 6 जनवरी को हम इसका समापन समारोह में बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं हम अपनी जूरी को और सभी लोगों को जो इसमें शामिल हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और सभी को का अभिनंदन करती हूं। आप इस कार्यक्रम में आए, अपना आशीर्वाद बच्चों को देंगे ऐसे, जिससे कि वो और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना छोटा सा ज्ञापन समाप्त करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन, नमस्कार। कला उत्सव की इस महत्वपूर्ण भूमिका को हम सबके साथ साझा करने हेतु आपका अनेक अनेक धन्यवाद मैडम। और जब मैम ने कहा कि हम 10वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं, तो 10 वर्षों के योग्य तालियां आपने नहीं दी, जो आपके स्वयं के मनोबल को बढ़ाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं बिना किसी भूमिका के निदेशक NCERT आदरणीय प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और अपना मंतव्य हम सबके साथ साझा करें। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज यहाँ पर जो 10वां वर्ष कला उत्सव का है, उसको संपन्न करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ शिक्षा मंत्री जी श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और क्षेत्रीय विधायक माननीय
श्री भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के श्री आनंदराव पाटिल जी, मैडम जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती अर्चना अवस्थी जी और प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी कला उत्सव की जो संयोजिका है, हमारे एनसीईआरटी के जो हमारे क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं उसके सारे प्राचार्यगण यहाँ पर हैं, एनसीईआरटी की फैकल्टी है और देश भर से आए हुए हमारे विद्वत पारखी जो निर्णायक मंडल है उन सबका स्वागत है। और प्यारे बच्चों और उनके साथ आए हुए देश भर से हमारे जो शिक्षक साथी हैं और मीडिया के बंधु, मध्य प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण और यहाँ की सम्राट जनता, ये हमारे लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय भी है कि हम लगातार कला की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारने के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए ये सब प्रतिभाओं को निखारना आवश्यक है और उसी के संदर्भ में कला की प्रतिभा को निखारना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा विषय है कला शिक्षा। और जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि अब कला जो है हम कक्षा 3 से कला की बहुत सुंदर पाठ्य पुस्तकें हमने तैयार की हैं, एनसीईआरटी ने तैयार की है और कला एक मुख्य विषय के रूप में फिर से कक्षाओं में प्रशिक्षण में उपलब्ध है और लगातार ये तो विषय है ही, कला एक पुस्तक के रूप में आई, मगर कला का इंटीग्रेशन कैसे हो, समावेशन कैसे हो, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीयता की बात करती है, भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की बात करती है, सांस्कृतिक समावेशन की बात करती है और जो हम विश्व गुरु हम रहे हैं उस विश्व गुरु को बनाने के लिए इस तरह की सारी प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो हमको एनईपी ने विजन दिया है और जो एनसीएफ के द्वारा हम विजन लाए हैं उसको हम धरती पर इस चरितार्थ करें, उसको सचमुच इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए हमारी जो प्रशिक्षण पद्धति है उस प्रशिक्षण पद्धति को भी चेंज करने की, परिवर्तन की तरफ हम ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक परिवर्तनकारी समय है ये, और ये जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है शिक्षा का, उस दर्शन को बदल करके जब हम लाते हैं तो फिर वो तरह तरह से अपनी प्रतिभा का उसमें निष्पादन होता है। और जो पुस्तकें हमारी बन रही हैं उसमें जो भारतीयता है, जो सांस्कृतिक समावेशन है, जो इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन इस तरह से कि आपको विज्ञान की पुस्तक में कला का बोध होगा, कला की पुस्तक में विज्ञान का बोध हो सकता है, विज्ञान की पुस्तक में आपको सामाजिक विज्ञान का भी बोध होगा। अलग अलग विषय बना करके अलग अलग विषय को अलग अलग तरीके से पढ़ाने का एक रास्ता बना हुआ था, जो कि रेजिमेंटेशन बहुत ज़्यादा था। उससे समग्र विकास की जो हमारी होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उस होलिस्टिक डेवलपमेंट की परिकल्पना नहीं संभव थी, आज संभव है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग काम कर रहा है भारत सरकार का, और राज्यों के साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जबकि हम एक भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के लोगों के लिए बना पाएंगे और उसको सचमुच लागू कर पाएंगे। हमने जो कुछ अभी तक किया है वो कम नहीं है, मगर आगे जो कुछ करना है वो विकसित भारत बनाने के लिए 2047 का जो सपना है उसके लिए अति आवश्यक है। और कोई भी समाज आज के समय में या कभी के समय में विकसित तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो शिक्षा के क्षेत्र में परिपूर्ण न हो, ज्ञानवान न हो। तो नॉलेज सोसाइटी जो है, हम विश्व गुरु तभी थे जब हम नॉलेज सोसाइटी थे। जैसे ही हमारा ज्ञान का पराभव हुआ आक्रांताओं के आने की वजह से, हमारी संस्कृति और हमारी प्रतिभा और हमारी विरासत और हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारा समाज, हमारी सभ्यता को छत विक्षत किया गया, उस समय हम लोग बहुत पसोपेश की स्थिति में थे, बहुत हमारा पराभव उस समय ज्ञान का हुआ और हम विश्व गुरु की पदवी से वंचित हो गए। मगर आज वो समय है जबकि हमें उसे फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। और 2047 में अगर हम विकसित भारत बनेंगे तो इसी प्रकार की शिक्षा से बनेंगे जिसमें कि कला शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो उत्सव होता है कला शिक्षा का, ये प्रतिभाओं को संजाने संवारने का उत्सव है, उनको आगे लाने का उत्सव है। तमाम बच्चे जो यहाँ कलाकार के रूप में आते हैं वो यहीं पर 3 दिन तक एक प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और वो उनकी जन्मजात कला है, उनकी विकसित कला है। क्योंकि
ये जो तरीका है, ये वास्तव में एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण छुपे हैं उनको उभारने का तरीका है। मैं 1-2 साल से ये आग्रह करता आया हूं कि हमारे जैसे ये उत्सव होते हैं, इसमें कला के नाते छात्र और छात्राएं प्रतिभाग करते हैं और उनके साथ शिक्षक भी आते हैं। मेरा ये आग्रह रहता है कि आप लोगों के अंदर कलाकार तो है ही, आपके अंदर साहित्यकार भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। तो जब आप लोग यहाँ आते हैं, ये आपकी जो यात्रा है, इस यात्रा में जो आपके संस्मरण हैं, आपके अनुभव हैं, कोई उसको कविता के रूप में भी व्यक्त कर सकता है, कोई चित्र के रूप में व्यक्त कर सकता है, कोई कहानी के रूप में व्यक्त कर सकता है, कोई निबंध के रूप में व्यक्त कर सकता है। तो आप अगर इस प्रकार करेंगे, तो मैंने ये बोला है अपने साथियों को एनसीईआरटी में कि इस प्रकार के जो लेख आएंगे वो लेख इकट्ठे किए जाए और उन लेखों का फिर पूरी तरह से स्क्रूटनी होगी और हम फिर छाप भी सकते हैं और उनको छापेंगे और जो सर्वश्रेष्ठ लेख होंगे उनको छापेंगे और कुछ लेखों को पुरस्कृत भी करेंगे। तो इससे क्या है कि एक कलाकार केवल कलाकार नहीं है, वो वैज्ञानिक रूप से भी सोच सकता है, कला का वैज्ञानिक पक्ष उस पर लेख लिख सकता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, पूरे देश से जो बच्चे आए हैं और उनके साथ शिक्षक साथी आए हैं, वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसके साथ हम एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकते हैं और एक ही व्यक्ति के अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं आ सकती हैं। तो इस विधा का शुभारंभ अगर होगा, अगले वर्ष जब भी अगर आप लोग ये समय पर कर देंगे, हम ऐसे 10 प्रतिभागियों को सम्मानित भी करेंगे और उसका पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको करें। ये एक ही चीज में जो समग्रता की बात हम कर रहे हैं ना, वो समग्रता इसमें सन्निहित है और उस समग्रता को शिक्षा नीति का एक पार्ट है, समावेशन और समग्रता। वो समग्रता और समावेशन तभी आ सकता है जबकि हम इस प्रकार से सोचेंगे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी और उसी के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म, जो विविध अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं आप। जो हमारे देश की इतनी सारी भाषाएं, एनसीईआरटी ने 121 प्राइमर जो है तैयार किए हैं, परिवेशिकाएं भाषा की तैयार की हैं। वो परिवेशिकाएं, उसमें से 67 जनजातीय भाषाएं हैं और बाकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं, सारी भाषाएं हमारी हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी अपनी भाषाओं में भी आप लिख सकते हैं और उससे एक तो जो हमारी बहुभाषिकता है और भाषा में जो हमारी परंपरा है, ज्ञान का जो हमारा भारत का जो ज्ञान है, ज्ञान परंपरा भारत की है, प्रत्येक जगह हमारे स्थानीय स्तर पर वो है और अपनी भाषा में उसको अच्छी तरह से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इस समय ज़्यादा नहीं कहूँगा। अपने मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आप सबको, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आए हुए अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय विधायक जी और हमारे सब साथियों का, महापौर जी, सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपके कर कमलों से शुभारंभ होकर के जब इसका समापन होगा तो हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी कला की जो छटा है, प्रतिभा है, वो हम देखने को हमको मिलेगी इस दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय। आप सम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। सर, जैसा कि विदित है, कला उत्सव की यह यात्रा वर्ष 2015 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच के साथ शुरू हुई थी और आज आप इसका 10वां संस्करण उद्घाटित करने यहाँ पहुंचे हैं। पिछले 9 वर्षों की यात्रा कैसी रही है, इसका संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक लघु फिल्म का निर्माण किया है। आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है लघु फिल्म कला उत्सव, अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स। कला उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ की गई एक अनूठी पहल है, जिसे सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। कला उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी जीवंत विविधता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष कला उत्सव नियमित रूप से आयोजित किया जाता रहा है। 9 वर्ष की लंबी यात्रा में इस कार्यक्रम में लगातार बदलाव आते रहे हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सामूहिक प्रतिभागिता से प्रारंभ होकर दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच की श्रेणियों में
लड़कियों और लड़कों की एकल भागीदारी, संगीत, नृत्य और दृश्य कला की उप श्रेणियां तथा सन 2021 में स्वदेशी खिलौनों और खेलों की श्रेणी का कला उत्सव से जुड़ना इस कार्यक्रम की कुछ उत्तरोत्तर विशेषताएं रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कला और संस्कृति के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इसमें कहा गया है, भारतीय संस्कृति और दर्शन का दुनिया पर गहरा प्रभाव रहा है। विश्व की इस समृद्ध विरासत को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शोध, संवर्धन और नए उपयोग में भी लाया जाना चाहिए। कला उत्सव में किसी भी राज्य या केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल के कक्षा 9 से 12 की छात्राएं एवं छात्र दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन और दृश्य कला की विभिन्न श्रेणियों में भाग ले सकते हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रतिष्ठित निर्णायक समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। प्रतिष्ठित कलाकारों को जूरी सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाता है और प्रतियोगिताओं के 3 दिनों के दौरान वे सर्वश्रेष्ठ 3 स्वर्ण, रजत और कांस्य प्रविष्टियों का मूल्यांकन करते हैं, जिन्हें नकद पुरस्कार, पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह दृष्टिकोण 2024 में आयोजित होने वाले 10वें राष्ट्रीय कला उत्सव की पुनर्कल्पना का आधार है। इस वर्ष कला उत्सव के 10वें वर्ष में प्रतियोगिताओं की एक अलग श्रेणी शुरू की जाएगी, जो कक्षाओं में कला एकीकृत शिक्षा शास्त्र को लागू करने वाले शिक्षकों के लिए है। कला उत्सव की तर्ज पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जिला और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर अपने विषयों में कला रूपों को एकीकृत करने के अपने विचार और शैक्षणिक हस्तक्षेप का प्रदर्शन करेंगे। आइए देखते हैं पिछले 9 वर्षों की कला उत्सव की झलकियां। Paluku paluku, long to my certain you know. Jana palini,
अपनी खुशी വലത്തോട്ടം കോണിപ്പടി വഴി വീണാലെ കൊണ്ടേ से झांसी की सेवा करूंगी। Thanks to the production team for presenting this creative and unique compilation, showcasing the hard work and efforts put in over the last 9 years. Moving ahead, as we all know, National Kala Utsav is a unique presentation of the ministry. It is my honor to now invite Additional Secretary, Department of School Education and Literacy, Shri Anand Rao Vishnu Patil ji, to address us on the topic Kala Utsav, a unique initiative of Ministry of Education. Shri Anand Rao Vishnu Patil ji. थैंक यू सो मच। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, सारे आदरणीय महानुभाव मंच पे उपस्थित है और मंच के नीचे जो बैठे हैं, और प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा प्रणाम। हमें बहुत खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे इस 10वें कला उत्सव में उपस्थित है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर वेरी बिजी शेड्यूल। इस साल मुझे और एक खुशी है कि हमारे साथ ट्राइबल अफेयर्स के जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे भी आए हैं आपको टफ फाइट देने के लिए, उनके लिए तालियां बजाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस समय हमारे साथ 35 टीम है सर, 35 टीम्स है, तकरीबन 600 बच्चे इसमें हैं सर, और 30 आर्ट्स फॉर्म में 6 कैटेगरी के अंडर 30 आर्ट फॉर्म्स में कंपटीशन होगी। ये कंपटीशन नहीं है, आप बहुत ही बढ़िया कलाकार है। आदरणीय परम आदरणीय हमारे पंतप्रधान मंत्री जी ने जो ये शुरू किया था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए शुरू किया था। आप अपने स्कूलों में, आपके राज्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए आज यहाँ पे उपस्थित है। हमें आपको रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मत छोड़िएगा, इसको आगे लेके जाएगा। ये आप किसी भी एरियाज में अपना करियर बनाइएगा, बट आपका जो आर्ट है उसको छोड़िएगा मत। यहाँ पे बहुत सारे जूरीज बैठे हैं, मैं उनको मिला, इनकी बड़ी तपस्या है, 30-30, 40-40 साल से वो काम करे इसमें। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट लीव दिस हॉबी, डोंट लीव दिस, इट इज अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू। प्लीज बिल्ड ऑन दैट, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर डेवलप्ड इंडिया, only with the help of you people only it is possible. You are the leaders of the future, so please take it in your stride and work hard and make India proud. With these words, I welcome all of you for this Kala Utsav. I take this opportunity to thank Honorable CM, पूरा MP government, यहाँ की जो RI है, NCERT and all the juries. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच मध्य प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। मैं ऐसा सम्मान उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आप पधारें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। भारत माता की, पूरा हिंदुस्तान बैठा है, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। आज राष्ट्रीय कला उत्सव और इस गरिमापूर्ण आयोजन में हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे मध्य प्रदेश शासन में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सबनानी जी, भोपाल की मेयर श्रीमती राय जी, भारत सरकार से इस कार्यक्रम में तो पधारे
अवर सचिव आदरणीय पाटिल जी और एनसीईआरटी के निदेशक श्री दिनेश जी, विराजमान सभी अतिथियों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। सामने बैठे सभी ऑनरेबल डिग्निटरीज, ज्यूरी मेंबर्स, एनसीईआरटी के सभी सदस्य और पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से पधारे हमारे बाल कलाकार, यहाँ पर उनका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कला उत्सव 10वां हमारा कार्यक्रम यहाँ पर है, मैं भारत सरकार का और इस पूरे सिस्टम को, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो इसको करती है, पूरा तंत्र है, उस सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि स्कूल स्तर पर पूरे देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का एक अवसर मिलता है। कला, ज्ञान, नृत्य, संस्कृति, इन सारी चीज़ों को मंच के ऊपर पूरे देश के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के सहारे वो आगे बढ़कर अपनी कला के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से। सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्रीमान आनंदराव पाटिल जी, अतिरिक्त सचिव शिक्षा साक्षरता भारत सरकार, प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी, निदेशक एनसीईआरटी, श्रीमती अर्चना अवस्थी जी, प्रोफेसर दीपक पालीवाल जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, ये भी सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 से कला उत्सव प्रारंभ करवाने का निर्णय किया गया और इसी के माध्यम से हमारे स्कूली जीवन में विद्यार्थियों की कला को पहचानना, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, निखारना और अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, सांस्कृतिक रूप से हमारी ये बहुत समृद्ध विरासत रही है और इतने बड़े विविधता वाले देश में एक अंतरंग सांस्कृतिक धारा जो बह रही है, उस धारा के माध्यम से दुनिया में वैसे भी भारत की एक अलग पहचान है। और ऐसे में कला की अगर बात कहें तो हमारे लिए हमारे देश की अतीत के ऐसे कई सारे पक्ष है जिसको हम देखेंगे तो हमको अपने उस बात को उस रूप में देखने का एक अलग आनंद भी आएगा और उस रहस्य से भी परिचित होंगे। जैसे हमारे जीवन के अंदर दुनिया के 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन एकमात्र देश भारत ऐसा है जहां पर व्यक्ति अगर मर गया तो मरने के बाद उसको कभी भी मर गया ऐसा शब्द नहीं लगाएंगे, उसके लिए कहा गया कि शांत हो गया। शांत होने का मतलब ही है कि उसके 7 स्वर जैसे हमारे स्वर संगीत के भी होते हैं अपने शरीर के अंदर, जैसे वैदिक वाक्य यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहां हमारे प्राण नदी, पहाड़, पर्वत पूरी प्रकृति में एक समान है और जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही हमारा ब्रह्मांड है। इस बात को समझने के लिए अतीत के काल से अगर किसी को जाना जाता है तो हमारी सनातन संस्कृति को जाना जाता है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए हमारे देवी देवताओं को भी अगर देखें तो मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा ग्रहण करने आए तो मध्य प्रदेश की इस धरती पे आए, महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनने अपना शिक्षा अध्ययन का काल पूरा किया। और कलाओं में भी 64 कला, 14 विद्या, अगर इस सब में कोई निष्णात हुआ है तो वो एक ही नाम है जिनको जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जिनको जीते जी शिष्य को गुरु के समान दर्जा अगर मिला है
तो अपनी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मिला है। और हमने सबने देखा है कि अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के माध्यम से उनने अपने जीवन के विविध पक्षों को विविध समय अलग अलग प्रकार से जिया है। हम उनकी एक कला बांसुरी वादन में देखते हैं, उसका आनंद हमको आता है। योग विद्या के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वो एक रूप ध्यान में आता है। विराट स्वरूप की बात भी जब कही जाती है, या महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनकी अपनी दक्षता के बलबूते पर ये एक ऐसा पक्ष आता है जो अपने जीवन काल में विद्या और कला दोनों का संयुक्त प्रकटीकरण है। वो संयुक्त प्रकटीकरण कैसा है, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार जो आया है उसको जाना है, और आने के जाने के क्रम में हमारे बीच प्रत्येक जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक समय उतना ही महत्व का है हमारे लिए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण उनके बलबूते पर हमारे माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से दिखते हैं। आपके यहाँ पर भी इस कला उत्सव के माध्यम से आपने भी वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया माननीय मोदी जी के माध्यम से। कितना अच्छा लगता है कि कथकली की बात भले होती है, लेकिन भगवान कृष्ण हो और अलग अलग देवी देवताओं की पूरी कथा सुनाने के लिए नृत्य शैली से भी कथा कही जा सकती है। ये हमारी कितनी अच्छी परंपरा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बैठ करके पारायण कराने की पद्धति तो हमने सुनी होगी, लेकिन नारदी संकीर्तन के माध्यम से वो भी कोई भागवत होती है। ये भागवत अगर दिखाई देती है तो ये हमारे यहाँ दिखाई देती है। हमारे लिए एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से अतीत से काल के इतिहास को जानने का। लेकिन भोपाल में अगर बात कर रहा हूं तो राजा भोजपाल याद करता हूं, राजा भोज याद करता हूं। हमने सबने एक मुहावरा सुना होगा, वो मुहावरा गलत है। मैं आपको उसका अतीत का इतिहास बताना चाहूंगा। मुहावरा कहते कहां राजा भोज और कहां, अब ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो मैं बताना जा रहा हूं। ये मुहावरा गलत है। मुहावरा का अतीत का इतिहास ये है कि राजा भोज अपने पूर्ववर्ती, जिनके माध्यम से उनने अपनी सत्ता पाई थी, सिंधुराज ने अपने मूल बेटे उनके, वास्तव में उनका तो जो मूल बेटा है वो अपना सिंधुराज का बेटा था। बहुत यशस्वी राजा थे जिसका नाम है राजा मुंज। राजा मुंज वो व्यक्ति है जिसने बहुत पराक्रम पुरुषार्थ से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। भोज के पिताजी के साम्राज्य को बढ़ाया था, लेकिन वो उनका सगा पुत्र नहीं था, वो गोदी पुत्र था, ओरस पुत्र था, घास में मिला था। लेकिन काल के प्रवाह में जब भोज हो गए तब भी उनके पिता सिंधुराज ने अपने भले दत्तक पुत्र को पहली गद्दी उसी को दी, और गद्दी देने के बाद उसको अपना सारा साम्राज्य देकर के आगे बढ़ाने का मौका दिया। लेकिन एक गलती हो गई भोज से, मुंज से, जब उनने एक अपनी असावधान व्यवस्था के आधार पर युद्ध लड़ लिया और एक युद्ध में उनका प्राणांत हो गया। महापराक्रमी राजा की दुर्दशा युद्ध में ऐसी हुई कि जो कभी उस काल में युद्ध में किसी युद्धबंदी राजा के साथ नहीं होती थी। लेकिन उस दुर्दशा के बाद भी राजा भोज जब थोड़े से बड़े हो रहे तो ये बहुत सारी विधा के जानकार है, लिखने के, पढ़ने के, आयुर्वेद के, कविता के, साहित्य के, श्रृंगार के, सब प्रकार के गुणों से युक्त। तो जब मालूम पड़ा कि भोज शांत होकर राजा ये मुंज शांत हो गए और राजा भोज को मौका मिला, और सेना ने कहा कि अपने को बदला लेने जाना है, तो बदला लेने के मन में, इनकी मन में जो दूसरे कलाओं के या दूसरे गुण थे, तो इनको वो युद्ध का एहसास ही नहीं था। तो इनके सामने एक नाटक दिखाया गया। उस नाटक में वापस वो सारी कलाओं के माध्यम से दृश्य दिखाया गया जिसके माध्यम से भोज को राजा मुंज के साथ हुए अपमान की और उनकी सेना की पराजय की पूरी प्रस्तुति दिखाई गई। उस प्रस्तुति के बलबूते पर राजा का खून खोल उठा और उसने एक साथ युद्ध किया दो बड़ी बड़ी सेनाओं से। एक उस समय के राजा हमारे बीच, जैसे एक गांगे और तेलक, दो राज्य थे अलग अलग, गांगे तेलक, और राजा ने एक साथ युद्ध में दोनों को हराया भोज ने। इसलिए उस समय कहावत चल गई, कहां राजा भोज
कहा गांगे तेलप। धीरे धीरे करके राजा भोज का पराक्रम अपभ्रंश में गलत हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, आगे ये कभी कोई मुहावरा बोले तो संशोधन भी कर देना। वो बहुत बड़ा उनका पराक्रम का इतिहास जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, लेकिन कला की क्या महत्ता मैंने बताने का प्रयास किया। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, हम सब उन कई सारी बातों को सीख सकते हैं। इतना गौरवशाली हमारा अतीत है। आज कलाकारों के माध्यम से एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो कितने प्रकार से काम कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से मैंने 64 कला वाले भगवान कृष्ण को याद किया है। लेकिन ये बहुत सारे बाल कृष्ण अपने अपने जीवन के महाभारत में अपनी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अपनी कला कौशल के माध्यम से देश को, प्रदेश को अपनी प्रतिभा से परिचित भी कराएंगे। ये मेरी शुभकामना है। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए भारत सरकार को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार कलता ध्वनि से आपका धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका यह जो मैत्रीपूर्ण वाचन है हमारे इन नौनिहालों के जहन में बहुत दूर तक रहेगा। और अब सर आपके के लिए हमारे बच्चों की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। मैं छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के कलाकारों को, बच्चों को यहां पर आमंत्रित करूंगा। मध्य में आप आ जाएं और हमारे ये बच्चे प्रस्तुति देंगे। ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य प्रस्तुत करने यहां बच्चे पधारे हैं। आप अपनी प्रस्तुति शुरू करें।
बहुत बहुत धन्यवाद और इस जन जन की प्रस्तुति के लिए इन छात्रों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे छात्र हैं वो मध्य भाग में आ जाए। चूंकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं और सीमाएं हैं तो मैं प्रोफेसर जयदीप मंडल जी को आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें। वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपको मैं यहां आमंत्रित करता हूं। आप RIE भोपाल के प्राचार्य हैं। सभी को नमस्कार। On behalf of NCERT, I express heartfelt thanks to our Honorable Chief Guest, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Government of Madhya Pradesh. I also take this opportunity to express grateful thanks to guest of honor, Shri Uday Pratap Singh, Honorable Education Minister, Government of Madhya Pradesh. Sir, grateful thanks to Shri Anand Rao Patil sir, the Additional Secretary, PMPUI and Digital Education, Government of India.